गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम आपका 7 यूनिट कर रहे हैं विच इज़ मार्क्स एंड थ्योरी एंड हमने इसमें 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। ये थर्ड पार्ट है। मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ पार्ट में ये पूरा आपका जो सब कुछ है मार्क्स एंड थ्योरी के बारे में आप जान जाएंगे। बाकी इसमें छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अगर आप बोलेंगे फर्दर तो मैं कवर करूँगी, जो कि एग्ज़ाम्स में नहीं पूछ जाते बट आपको जानना ज़रूरी है ओवरऑल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मार्क्स थे उनका हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या थी, बेसिकली उनकी विचारधारा क्या थी। एक बेस में आप इस आइडिया को लेकर चल सकते हैं कि मार्क्स का मानना था कि समाज 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ अमीर वर्ग है और एक तरफ गरीब वर्ग है। अमीर वर्ग गरीब वर्ग को बस सताता है और अपने काम निकलवाता है, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब ये गरीब तबके को अवेयरनेस होगी, वो जागेगा और आंदोलन करके समाज से हर प्रकार का ये जो तबका है या क्लास है उसको रिमूव कर देगा। बेसिक आइडिया इनका यही था। अगर हम बात करें तो वो हिस्टोरिकल एनालिसिस पे बहुत फोकस करते थे मार्क्स कि अगर हमें समाज को समझना है तो हमें इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने इतिहास को 3 लेवल्स में भी डिवाइड किया है। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस में उसको कवर किया। अगर आपको अलग से इनका वीडियो चाहिए तो मैं उसको कवर कर लूँगी। यहाँ पे आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि वो इतिहास में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। वो बोलते थे कि अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज में डाइवर्सिटी क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक उनकी थिंकिंग बता देती हूँ। तो उनका एक बहुत ही फेमस जो थ्योरी है जिसमें वो बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, और इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का क्या बेसिक फंडा था कि बेसिकली मार्क्स कहते थे कि जो भी समाज में चीज़ें हैं, जिस भी प्रकार का संबंध है, समाज है, कल्चर है, सब कुछ, वो सब कुछ इकोनॉमी के बेस पे है। यानी समाज की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके ऊपर ही सारे संबंध बने हुए हैं। ये मैंने सेकेंड ईयर के वीडियो में सुपर स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा समझाया है। वो मैं आपको आई बटन पे या कमेंट में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे उसके बारे में अगेन बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लीनियर प्रोग्रेस के बारे में कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब समाज में एक ही तरह का प्रोग्रेस नहीं हुआ है। समाज में कभी उछाल आया है तो कभी मतलब सोसाइटी बहुत बुरी तरीके से काम की है। मतलब बहुत सारे थिंकर्स ऐसा मानते हैं कि समाज जो है ना वो एक ही प्रकार से प्रोग्रेस, एक ही लाइन में प्रोग्रेस करते गया है। इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि प्रोग्रेस भी हुआ होगा समाज में, बट कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि प्रोग्रेस की जगह समाज एकदम बुरी स्थिति में आ गई होगी। तो इस तरीके से इनका मानना था। ठीक है। और ये ऑफ कोर्स इन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो है, अगर अगर हम देखें इतिहास को, तो जो जो भी इस अभी है वो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव वे में ही हुई है। कभी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इतिहास को इन्फ्लुएंस करती हैं। कई बार वो इंटेंडेड होती हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसा चीज़ हो। कभी कभी अब मान लीजिए कि हम मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ, अगर आप लोग जानते होंगे, तो हड़प्पा सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके पीछे ये रीज़न था कि वहाँ पे फ्लड्स आ गए और बहुत सारे नेचुरल इश्यूज की वजह से, या वहाँ पे एक तरीके से उसका पतन हो गया या उसका डिक्लाइन हो गया। ठीक है। तो क्या वो इतिहास में ऐसा था कि वो चाह रहे थे या जान रहे थे कि ऐसा हो? नहीं। उस सिविलाइजेशन का, उस सभ्यता का खत्म होने के पीछे एक कारण था कि प्रकृति ने अपना स्वरूप दिखाया और वो खत्म हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि हमेशा समाज में प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कभी-कभी समाज पीछे की तरफ भी गई है। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद ज़रूरी नहीं था कि भारत में जितनी भी सभ्यताएँ मतलब आई या जितनी भी कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, वो उतनी ही मॉडर्नाइज़ थी जितनी हड़प्पा थी। तो आप इससे ये बात समझ लीजिए कि इतिहास में उतार-चढ़ाव आता रहा है। इनके कहने का तात्पर्य ये रहा है। और जो भी सोशल फोर्सेज़ रही हैं, उन्होंने शेप किया है हिस्ट्री को। ठीक है? लेकिन सोशल फोर्सेस मतलब सामाजिक एक तरीके से पुश जो होता है, लेकिन सोशल फोर्सेस को भी अगर चेंज करने की पावर है तो पीपल के अंदर है। पीपल ही जानता है, या लोग ही अगर साथ मिल के आए तो हर चीज़ बदल सकते हैं, इनका मानना था। एंड वैसे अगर हम ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो और जितने राइटर्स हैं वो मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें समाज में हुई हैं ऐतिहासिक तौर पे, वो फेजेस में हुई है। मॉर्गन की थ्योरी आप देख सकते हैं, यूपीएससी के प्लेलिस्ट में है, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से मॉर्गन बताते हैं कि हमारा इतिहास डिफरेंट डिफरेंट लेवल से होके गुजरा है, और जो अभी हम जिस स्वरूप में हैं वो किस तरीके से आया है। तो मैं वो भी आपको आई बटन पे दे दूंगी।
उसके बाद अगर हम देखें तो ये मानते थे कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वही इतिहास को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज या फेज देता है। जिस तरीके से ये बताते हैं कि जो बेस है ना, किसी भी एक पिरामिड अपने दिमाग में सोच लीजिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। तो उस पिरामिड का जो बेस है वो हमेशा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी रहेगी, और उस इकोनॉमी के ऊपर सोसाइटी बनती है। मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती जाएगी वैसे वैसे समाज भी बदलता जाएगा। इनका मेजर थ्योरी का ये कहना था। बट जैसे कोई भी थिंकर हो इस दुनिया में, कोई भी सोशोलॉजिस्ट हो, हिस्टोरियन हो, उसको हमेशा क्रिटिसिज्म का एक एस्पेक्ट रहता है कि लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। सिमिलरली मार्क्स की भी बहुत सारी आलोचना है। तो फर्स्ट आलोचना इनको ये कहती है कि मार्क्स अपने जो थ्योरीज है उसमें कहते थे कि जो समाज है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें से स्टेट गायब हो जाएगा, यानी बॉर्डरलेस सोसाइटी हो जाएगी, कोई स्टेट नहीं रहेगा। जो वर्किंग क्लास है वो आंदोलन करके सब लोग इक्वल हो जाएंगे और सब मिलके काम करेंगे और समाज चलेगा। स्टेटलेस, बॉर्डरलेस सोसाइटी हो जाएगी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, सब एक साथ ही हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्रिटिक्स जो हैं, उनके विलोचक जो हैं, वो लोग यही कहते हैं कि भले मार्क्स ने कहा कि ऐसा होगा कि डिक्टेटरशिप या इस तरीके की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और समाज में स्टेट नहीं रहेगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं। स्टेट तो अभी भी है और आई थिंक आगे भी रहेगा। ठीक है। बट अगेन मार्क्स कहते हैं कि जो समाज होगा उसको स्टेट कंट्रोल करेगी, इन द सेंस कि आपको सोशलिज्म का आइडिया होगा कि जो स्टेट है उसी के पास सारे पावर होंगे बड़ी बड़ी मशीनों वगैरह को बनाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो मार्क्स कहीं ना कहीं अपने ही आइडिया में थोड़ा डिफरेंट की तरफ जा रहे हैं। और मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये था कि समाज में सब बराबर होंगे, मार्क्स का क्लास नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा, पर कुछ लोग जो होंगे वो लोग एक तरीके से फैक्ट्रीज वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें देंगे। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं रहेगा या किसी का प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगा। तो यहाँ तो वो स्टेट की फिर आइडिया की बात कर रहे हैं। तो वही क्रिटिक्स बोलते हैं कि अगर मार्क्स चाहते हैं कि इस तरीके की सेंट्रलाइज प्लानिंग हो कि जहाँ पे सब कुछ स्टेट कंट्रोल कर रहा है, तो फिर तो स्टेट आ ही जाएगा और स्टेट डिसअपेयर ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके की आलोचना उनकी निकल के आती है कि वो कह रहे हैं एक तरफ से कि समाज एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगा, पर दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग करेगा, सबको इक्वल बनाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है। एंड मान लीजिए कि हमने कह दिया कि क्लासलेस सोसाइटी आ गई, जैसा मार्क्स कह रहे हैं कि कोई क्लास नहीं है, लेकिन जिसके पास भी, मान लीजिए कि हमने कहा कि वर्कर्स जो है वो आंदोलन करेंगे और सारे अमीरों को हटा देंगे और वो खुद पावरफुल बन जाएंगे और समाज इक्वल हो गया। लेकिन फिर उस समाज को कंट्रोल करने के लिए या पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, या जो है ये फैक्ट्रीज वगैरह बन रही हैं, क्योंकि प्राइवेट तो किसी की है नहीं, तो किसी ना किसी को तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो जो भी उस जगह पे पहुंचेगा कंट्रोल करने के लिए, वो फिर क्या बन जाएगा? उसके पास भी पावर आ जाएंगे। तो फिर पहले की तरह सिस्टम हो जाएगा कि फिर कोई पावरफुल हो गया और फिर कोई पावरफुल नहीं है। तो ये सिचुएशन जो मार्क्स ने क्रिएट की वो अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है। मार्क्स वैसे भी जब भी बात करते हैं तो वो क्लास की ही बात करते हैं कि एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। तो उनके क्रिटिक लोग कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ इसी बात पे फोकस किया है अपने पूरे थ्योरी में, बट इन सब बातों को भूल दिया कि जेंडर भी है, कास्ट भी है, एथनिसिटी भी है, नेशनलिटी, ये सब भी तो मैटर करती है ना, सिर्फ क्लास नहीं मैटर करता है। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मतलब इनके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, कि लोग बाकी सब कुछ भूल जाएंगे अपने क्लास के हिसाब से, कि एक अमीर वर्ग है उसके खिलाफ सारे गरीब एकदम आंदोलन कर देंगे और पावर अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन इस सारे गरीब आएंगे साथ कैसे? ये भी तो है ना, उसमें भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कोई अलग अलग कास्ट के हैं, कोई अलग रेस के हैं, तो ये सब कैसे आएंगे? तो फिर इन्होंने इस बात पर फोकस नहीं किया अपनी थ्योरी पे। ठीक है। बाद मार्क्स ने अपनी पूरी थ्योरी में बार बार इसी बात को फोकस किया है कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का संबंध है बाजार में, इसकी वजह से आया है। मतलब एक अमीर तबका गरीब को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करके काम निकलवा रहा है और उसकी वजह से आया है। उन्होंने उस बात को भूल गए कि टेक्नोलॉजी भी तो आई है जिसने इस कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया और उनकी क्रिटिक इस बात को
कह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नियो मार्क्सियन जो अप्रोच है, वैसे तो ये मार्क्स का ही स्कूल है, पर जब नियो किसी भी चीज़ के सामने लग जाए तो उसका मतलब न्यू होता है। ठीक है, एक मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है, उसी के अंदर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल भी आता है जो कि भी मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का ही, और नियो मार्क्सियन स्कूल भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्क्स के पुराने आइडियाज़ हैं उनकी आलोचना भी करता है। ठीक है, तो ये भी इस थॉट में डेवलप होने लगा बाद में। पहले मार्क्स आए। ठीक है, सिंपल समझिए, मार्क्स ने समाज के बारे में कुछ बातें कही जो कि आपने समझी यहाँ पे, उसके क्रिटिक लोग आए। अब जैसे जैसे बहुत सारे और थिंकर आए जिन्होंने मार्क्स को पसंद किया, उनके आइडिया को, उनकी पर्सपेक्टिव को, विचारधारा को पसंद किया, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उनको मार्क्स की थ्योरी में गलत लगी। तब नियो मार्क्सियन स्कूल आया, नया मार्क्स का स्कूल। अब इसके अंदर भी एक फ्रैंकफर्ट स्कूल आता है, इसके अंदर नहीं आता, वो भी एक अलग है। ये सब कहीं भी अगर ये टर्म आता है आपको, मार्क्स एंड पर्सपेक्टिव, नियो मार्क्स एंड फ्रैंकफर्ट, तो आप समझिएगा कि बेसिकली मार्क्स के ही आइडिया है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप। अब एक आता है वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस, एंड इट्स वन ऑफ द लाइक फेमस स्टोरी, कई बार इग्नू भी इस पे क्वेश्चन पूछता है। ये भी एक नियो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है, यानी मार्क्स के ही विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग हैं, पर कुछ ना कुछ इसमें नया इन लोगों ने ऐड कर दिया है, इसलिए इसको हम न्यू मार्क्सियन पर्सपेक्टिव कहते हैं। नियो मतलब नया। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या फोकस किया, ये जो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस की थ्योरी जो लेके आते हैं न्यू मार्क्सियन स्कूल के लोग, कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था, स्पेशली जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म डेवलप हुआ यूरोप में 15वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, वो इन लोगों ने एक तरीके से हमें ऐतिहासिक एक ग्लिम्स देने की कोशिश की है, एक ऐतिहासिक हमें पॉइंट्स दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म ओरिजिन हुआ और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, एलिमेंट्स क्या क्या उसमें थे। तो ये लोग बताते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का एक स्टार्ट यूरोप में शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसके आने की वजह से जो पहले एम्पायर्स थे, 15वीं शताब्दी से पहले अगर आप यूरोप का इतिहास उठा कर देखेंगे, मध्यकाल हम उसको कहते हैं या मिडिवल, तो वहाँ पे राजा और एम्पायर होते थे। तो जैसे ही कैपिटलिज्म धीरे धीरे अपना स्वरूप पकड़ने लगता है ना, तो राजवाड़ों का सिस्टम या एम्पायर्स का सिस्टम खत्म होकर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का, वोट देने का और जनता द्वारा चूज की हुई गवर्नमेंट का विचारधारा ज़्यादा आने लगती है और राजवाड़ा खत्म होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों ने एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की है कि पूंजीवाद ने एक राजवाड़ों का खात्मा किया। ठीक है, उन्होंने एक और चीज पॉइंट आउट की कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना या जो पूंजीवादी समाज में विकास हुआ या पूंजीवाद जो आया, उसने कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश की है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए 15वीं शताब्दी के बाद हम मानते हैं कि पूंजीवाद का प्रारंभ हो गया, तो पूंजीवाद किसी एक देश, एक किसी स्टेट से कनेक्टेड नहीं था। पूंजीवाद में क्या होता है, आप बहुत सारे देशों से व्यापार करते हैं, कच्चा माल आप कहीं और से ला रहे हैं, फैक्ट्री आपने कहीं और लगा रखी है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन होके कहीं और जा रहा है, मतलब जो माल तैयार हो जा रहा है। तो कैपिटलिज्म ने ना पूरी दुनिया को एक तरीके से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे एडवांसमेंट भी हो रहे थे, शिप्स बन रही थी, बहुत सारे मशीन्स, डायरेक्शन वगैरह पता करने के लिए भी हम मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे, और भी कई सारे स्टीम इंजन्स, रेलवेज और बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं जो जोग्राफिकल लिमिट था पहले राजवाड़ों के टाइम पे या मध्यकाल में, वो ख़त्म होने लगा। व्यापार बहुत ज़्यादा विश्व, मतलब एक तरीके से जो व्यापार था वो पूरे ग्लोब पे चलने लगा, सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए व्यापार करने के लिए। मार्क्सियन जो अप्रोच है वो बिलीव करता है कि जो कैपिटलिज्म है उसको हम सोशलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कैपिटलिज्म का खात्मा कैसे होगा, जब जो पिछड़ा वर्ग है या जिनको हम कहते हैं कि गरीब तबका है, वो आंदोलन करेगा और कैपिटलिज्म को हटा के एक समाजवाद का स्टार्ट करेगा, जहाँ पे गरीब ही लोग सब कुछ बनाएंगे, क्लासलेस सोसाइटी होगा, बॉर्डरलेस सोसाइटी होगा। जो इमैनुअल वॉलरस्टीन की थ्योरी है अबाउट द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने एक वर्क किया था, एक काम किया था, जिसको ही द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि जो ये मॉडर्न सोसाइटी है या कैपिटलिज्म या पूंजीवाद है, वो 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ, अराउंड 15वीं शताब्दी से। और इन्होंने एक और चीज़ इस थ्योरी में कहा, ये थ्योरी आपके लिए मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
रीज़न ये है कि इमैनुअल वॉलरस्टीन की जो ये थ्योरी है, ये ऑलमोस्ट आपको हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो। इन्होंने बताया कि पहले जो समाज था, वहाँ पे पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के हिसाब से डोमिनेंस था। मतलब आपके पास अगर पॉलिटिकल पावर है, आपके पास मिलिट्री पावर है, हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो आप पावरफुल हो उस समाज में। अगर आप खुद ही देखो, जिनके पास पॉलिटिकल पावर था, वो राजा था, मिलिट्री पावर था, वो किसी पे भी कब्जा कर सकता था लड़ाई करके और उसके एरिया को भी अपना बना सकता था, तो इससे समाज चलता था। लेकिन अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो ये डोमिनेंस अब इकोनॉमिक और इन्फ्लुएंस और पावर पे आ गया। अब जिसके पास पैसा है वही राजा है, वही उसी के सब लोग सुनेंगे, चाहे कोई भी हो। तो मतलब आज के टाइम पे पैसा और इकोनॉमिक पावर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने पूरी दुनिया को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। तो पार्ट में डिवाइड किया था, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरल रीजन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा देती हूँ। 3 कंट्रीज को जो इन्होंने 3 पार्ट्स में जो दुनिया को इन्होंने डिवाइड किया था, वो किस बेसिस पे किया था, ये आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कोर जो है कंट्रीज उनकी, देन सेमी पेरिफेरल एंड देन पेरिफेरल्स। तो कोर कंट्रीज वो कंट्रीज को ये रखते हैं जहाँ पे बेसिकली वैसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत पैसा है, सब लोग वेल्दी हैं और कैपिटलिज्म बहुत अच्छी तरीके से है। और ये क्या करती हैं कि दूसरी कंट्रीज को, स्पेशली सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं अपने फ़ायदे के लिए। हम कोर कंट्रीज में नॉर्थ अमेरिका को ले सकते हैं और यूरोप की उन सब कंट्रीज को ले सकते हैं जो डोमिनेंट है, जहाँ पे कैपिटलिज्म है, बहुत पैसा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोर कंट्रीज। पेरिफेरल कंट्रीज कौन सी होती है? जो गरीब कंट्रीज हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ये अमीर कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती हैं। बेसिकली क्या करती हैं कि आप इन अमीर कंट्रियों को चाहिए होता है रॉ मटेरियल। जैसे मान लीजिए कि इनको शुगर बनाना है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो इनको क्या चाहिए होगा? गन्ना चाहिए होगा, शुगर कैन चाहिए होगा। तो ये यहाँ से मंगा के और शुगर बना के फिर इन्हीं को बेचती हैं। जो अंग्रेज किया करते थे, वैसा सिमिलर सिचुएशन चल रहा है। और यहीं से वो लोग कई बार काम करने वालों को भी अपने यहाँ पे बुला लेते हैं काम करने के लिए और उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो एक्सप्लॉइटेड भी हैं और एक्सप्लॉइटेशन कर भी रही हैं। मतलब इनको कोर कंट्रीज, यानी जो मतलब मिडल में जो ये वाला लाइन हमने गोला बनाया है, ये कोर कंट्रीज हैं। ये इन कंट्रीज को, जो ये वाली हैं सेमी पेरिफेरल कंट्रीज, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है और इनके पास पावर भी है। तो कोर कंट्रीज तो इनको कर ही रही हैं क्योंकि ये थोड़े से गरीब हैं। और जो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज हैं, ये वाली, इसमें आप इंडिया, चाइना वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको वो थ्योरी पता हो जहाँ पे हम लोग पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेवलप्ड यानी अमीर कंट्रीज, उन्हीं को इन्होंने कोर कंट्री बोला है। डेवलपिंग, जो अभी ये डेवलपमेंट के फेज में है, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज, ठीक है, इनको सेमी पेरिफेरल इन्होंने बोल दिया है। और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उन वो पुअर कंट्रीज या पेरिफेरल कंट्रीज इन्होंने बोल दिया है। अब जो पुअर कंट्रीज है ना, इनकी सिचुएशन सबसे बुरी है, बिकॉज इनको सेमी पेरिफेरल जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं और पुअर जो कोर कंट्रीज हैं या जो डेवलप है, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज, वो भी कर रही हैं। यहाँ से रॉ मटेरियल ले आया जाता है, यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स को लेके आया जाता है अपने कंट्री में, बहुत कम पैसा दिया जाता है। उस रॉ मटेरियल से जो भी पदार्थ बनता है वो इन्हीं कंट्रीज को बेच दिया जाता है ज़बरदस्ती। तो ये सिचुएशन चल रहा है। इसको 3 टाइप ऑफ रीजंस, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और सम टाइम डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहा जाता है, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना। ठीक है, तो मेजरली इस थ्योरी में आपका यही 3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी।